हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक भी बता दूंगा और साथ में आप इसको कैसे सोच कर लगा सकते हो, अपनी दैनिक जीवन में इन क्वेश्चनों को प्रयोग करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप इसका आंसर देना। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखो मेरे भाई, हमने माना कि हमारा जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना रहा होगा, वो 100 रुपये रहा होगा। वो कॉस्ट प्राइस कितना रुपये रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। अब 25% किस पे बेच रहा, हानि पर। हानि का मतलब घाटे पर ना। तो अगर मेरे भाई 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, 25 रुपये हानि पर बेच रहा, तो एक्चुअल में वो बेच कितना रहा है, 75 में नहीं बेच रहा है। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 25% लॉस पर बेच रहा है, यानी 75 रुपये में बेच रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 550 रुपये अधिक में बेचता। इस लाइन को हमें अभी नज़रअंदाज कर देना है। क्यों? क्योंकि ये बाद में काम आएगी। जो 550 रुपये अधिक में बेच रहा है, ये कब अधिक में बेच रहा है, तो जब इसको 30% का लाभ हो रहा है। भाई देखो, पहले 100 का था तो 25% की हानि पर यानी 75 में बेच रहा, लेकिन अब ये किस में बेच रहा, 30% के प्रॉफिट पर यानी 130 में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब उसे 550 रुपये अधिक में बेचता है। यहाँ पर कितना अधिक में बेचता, क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्राइस ये भी है, ये भी सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस ये भी है। तो दोनों विक्रय मूल्य कितना अधिक में बेच रहा, भाई 25 इधर 30 इधर, टोटल 55 अधिक में नहीं बेच रहा है, टोटल 55 अधिक में बेच रहा है। और क्वेश्चन कितने में कह रहा कि अधिक में बेच रहा, 550 में। यहाँ पर 130 और 75 का डिफरेंस लेंगे तो 55 आएगा। 55 की वैल्यू कितनी दी गई है, 550 दी गई है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपने कितना माना था, 100 माना था। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, 55 से काटोगे 10 बार में, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणे के 100, यानी कि 1000 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 1000 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1000 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्लियर हो गया ना। आइए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना मेरे भाई। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2522 रुपये का ब्याज मिलता है। मूलधन आपको बताना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों इसको बेसिक तरीके से लगाऊं, फार्मूले से, तो कैसे लगाऊंगा। देखो, प्रिंसिपल आपको बताना है, हमने क्वेश्चन मार्क रख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2522 रुपये, 2522 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है, कितने दिया गया है, तो 5% रेट दिया गया है। टाइम आपको दिया गया है कितना, 3 वर्ष दिया गया है आपका टाइम। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर या तो इस फार्मूले का प्रयोग कर लो, ए बराबर
पी 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर कितनी n, है ना। इस फार्मूले का प्रयोग कर लो। तो आप अगर प्रिंसिपल को 100 मान लो, आप प्रिंसिपल को 100 मान लो, तो आप यहाँ पर देखो a बराबर क्या निकल कर आएगा, 100 यहाँ हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितनी है 5%, तो 5/100 और इसकी पावर n मतलब टाइम कितना है 3 ईयर। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 एक कम 20, 20 एक 21/20, यानी ये आ जाएगा 100 गुणे का क्या आ जाएगा भाई 21/20, और गुणे आपका आ जाएगा 21/20, यही ना, और गुणे आपका क्या आ जाएगा 21/20। हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि मेरा टाइम कितना है 3 ईयर्स है, यहाँ पर पावर जितनी है उसको उतनी बार रखेंगे बस। अब देखो ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 21 का हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है। 21 का क्यूब 9261, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 100 है, 100 दूनी 200, 200 दूना कितना हो गया 400, ये 200 दूना कितना हो गया 400, 9261/400, ये आपका मेरे भाई क्या आया है, ये आपका आ गया अमाउंट। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। अगर अमाउंट से आप प्रिंसिपल को घटा दोगे, जो आपने 100 माना वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा, उसके बराबर आप उसको दिखाओगे 100 की वैल्यू निकालोगे। ये तो हो गया बेसिक तरीका, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी, पॉइंट वगैरह में आने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर इसी को आप मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके लगाओगे, मैंने आपको बताया सारा खेल आप रेट पे खेलो बस। 5% है, 5% को हम 5/100 कह सकते हैं, यानी इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1/20 कह सकते हैं। 5% को हम 1/20 कह सकते हैं। अब आपको पता है कि नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो देखो, पहले साल प्रिंसिपल 2 था, फिर एक ब्याज जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमने बताया था समय जितने वर्ष है उसका उतना, अगर 2 वर्ष है तो पावर 2 कर देंगे, 3 वर्ष है तो पावर 3 कर देंगे, 4 वर्ष है तो पावर 4 कर देंगे। चूंकि 3 वर्ष है तो हम इसकी पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो हमने क्या कर लिया इसकी पावर 3 कर लिया। अब आपको पता है 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, 8000। 21 का क्यूब 9261 होता है, तो 9261 हो गया। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखो ये है प्रिंसिपल, ये है मूलधन, और ये है आपका मिश्र धन। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं कितना आएगा, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अगर 9261 से 8000 घटा दोगे तो कितना आएगा, 9261 माइनस के 8000 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 1 9, 1261 रुपये आ जाएगा। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दिया गया है 2522। अब 1261 को बराबर किसके होगा 2522 के, तो 1261 बराबर कितना हो जाएगा 2522। तो आपको पूछा मूलधन, मूलधन 100 बराबर निकाल लीजिए, 100 बराबर निकालोगे तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, कट जाएगा कितनी बार 2 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 2 बार में कट गया, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, माफ़ कीजिए यहाँ पर 100 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ये तो इधर का तरीका हो गया। यहाँ पर 8000 की वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 2 है, तो 8000 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 8000, यानी 8 दूनी 16000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई 16000 आपका सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन का, 16000 आपका सही जवाब आ जाएगा इस प्रश्न का। ऐसे भी उतना ही आंसर आता, बट यहाँ पर पॉइंट में जाता, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम यही अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी बैठता है और एकदम एक्यूरेट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, एकदम अच्छा सा आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है। खैर दोनों तरीके मैंने बता दिए, यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते थे, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचेंगे, इसका आंसर होगा हमारा 16000। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर भाई, तो 3 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंचते हैं, 3 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गई ना बात, आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, इसको पढ़ो और बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और बताओ क्या आएगा आंसर, प्रश्न संख्या नंबर 3 का, ठीक है ना।
देखिए प्रश्न संख्या नंबर 3 आपका एलसीएम एचसीएफ से है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ती है। शेषफल कितना छोड़ती है? 3 छोड़ती है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को बताए दे रहा हूँ। क्या है कि अगर आप किससे विभाजित करोगे, 4, 5, 6, उसके बाद है 15 और 10, यानी कि अगर 4 से, 5 से, 6 से, 15 से और 10 से किसी संख्या को विभाजित करो 4 अंक की छोटी से छोटी, तो शेष आपका कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया होता तो मैं इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा। अगर आप 4, 5, 6, 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? देखो अगर मैं 4 को कहूँ तो क्या कह सकता हूँ? 2 की पावर 2 कह सकता हूँ। 5 तो 5 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। 6 को मैं क्या कह सकता हूँ? 2 गुणे 3 कह सकता हूँ। 15 को मैं क्या कह सकता हूँ? 5 इंटू 3 कह सकता हूँ। 10 को मैं 5 इंटू 2 कह सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप देखो 2 की पावर कितनी लोगे। 2 की पावर सबसे बड़ी, क्योंकि छोटी से छोटी पूछे मतलब एलसीएम निकालना। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 2 हम सबसे बड़ी ले लेंगे। 2 की पावर 2, 2 खत्म। 5 देखो जिसमें है उसमें हमने 5 ले लिया। फिर 3 की घात सबसे बड़ी 3 है, तो 3 हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ और कॉमन मिल रहा है नहीं ना, तो ठीक है। 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम मेरे भाई कितना आ गया? 60 आ गया आपका एलसीएम। 60 आपका एलसीएम आ गया। लेकिन आपको बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की जरा सबसे छोटी संख्या बताओ हमें होता क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई आपका 1000 होता है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1000 होता है। अब एक बात आप समझो, अगर आप 1000 से 60 को डिवाइड करोगे, 1000 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 एक कम 6, कितना बच गया? 4 बच गया, 16 हो गया, 6 चार के 36, यानी 16 बार में तकरीबन चला जाएगा। 16 छंग 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो हो गई बात यहाँ तक कि इतनी आप समझ चुके हो। एलसीएम कितना आया है? 60 आया है। अब आपको देखना 4 अंक तक जाना है। अब इसका आप 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ऐसे आप इसका 3 गुना करोगे, ऐसे ही आप इसका कितने गुना करोगे? इतने गुना करो कि 4 अंक तक एक संख्या पहुंच जाए, बस 4 अंक तक छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या पहुंच जाए। तो ऐसे हम ऑप्शन अगर होते तो इसको और बेटर तरीके से कर सकते थे, लेकिन फिर भी अब इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 4 अंक की एक संख्या आ जानी चाहिए बस, जिसमें हम 3 जोड़ देंगे तो शेषफल भी 3 हमारा बचता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अगर हम यहाँ से 2 बार में करें तो 120 आया, 3 बार में करेंगे तो 180 आएगा, 4 बार में करेंगे तो 240, ऐसे करके हम कितनी बार करेंगे? 8 बार में करेंगे तो 8 छंग 48, 480 आ जाएगा। 11 छक्के 66, 660 आ जाएगा, है ना। ऐसे हम तकरीबन कितनी बार कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 अंक की एक संख्या आनी चाहिए। तो हम करेंगे 18 छक्का कितना होता है? 18 छक्का 108। 17 छक्का कितना होता है भाई? अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल आ गया, 4 6 कम 6 4 10, 102 आ गया। यानी अगर हम 60 को 17 बार गुणा कराएं तो हमें पता है कि 60 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा। 1020 है। अब देखो इससे छोटी कोई 4 अंक की संख्या नहीं बन रही है। 1020 से छोटी कोई 4 अंक की संख्या नहीं बन रही। आपको बताना कि 3 शेष बचे तो 3 इसमें जोड़ देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1023 आपका राइट आंसर। 1023 क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1023 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1023 आ जाएगा। अगर 1023 को आप डिवाइड करोगे इन सारी संख्याओं से तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 3 बचेगा, उसमें कोई दो बातें नहीं है। क्लियर ना? चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचेंगे, उसको आप लगाइए और बताइए क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या नंबर 4। और ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर सभी साथी गलत कर देते हैं।
आपने इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, जिन्होंने भी इसको थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है तो वो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c तो a रेशियो b रेशियो c आपको बताना है। क्वेश्चन में दिया गया कि 2a बराबर किसके हैं, 3b के हैं, और 3b किसके बराबर, 5c के बराबर है। देन आपसे पूछे हैं कि a इस टू बी इस टू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। तो देखो इसके मैं एक दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, अगर आपको जो बेटर लगे वो आप लगा सकते हो। सबसे पहले क्या कीजिए कि इनके बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी मान लीजिए। तो हमने लेट कर लिया कि इनके बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी जिसका मान रहा होगा भैया के, हमने कह लिया के। अब ये सारे आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि 2a बराबर भी के होगा, 3b बराबर भी के होगा, और 5c बराबर भी के होगा। तो a b और c का क्या निकालोगे आप, मान निकालोगे। तो यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूं तो k/2 आ जाएगा, मैं अगर b का मान निकालूं तो k/3 आ जाएगा, और मैं c का मान निकालूं तो k/5 आ जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना, तो इनके मान रख दीजिए। यहाँ पर है k/2 और यहाँ पर कितना है k/3 और यहाँ पर कितना है k/5 है। ये सारे आपके रेशियो में हैं। अब जब परिमेय संख्याओं का हम निकालते हैं, जब परिमेय संख्याओं को एक हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 5 का लासा कितना होता, 2, 3, 5 का लासा अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लीजिए, 5 3 15 और 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप यहाँ पर इनके एलसीएम से गुणा कराओगे, 30 से यहाँ, 30 से यहाँ और 30 से यहाँ भी करा दोगे। अब आप काट लीजिए, 2 से काटोगे 15 बार में तो ये क्या आ जाएगा, 15 के आ जाएगा, है ना। यहाँ से काटोगे 3 से 10 बार में तो ये 10 के आ जाएगा। यहाँ पर 5 से काटोगे 5 छिक्के 30 तो 6 के आ जाएगा। अब आपको पता है कि रेशियो में अगर कोई एक समान डिजिट कट रही है तो काट देते हैं, यानी ये के से ये के और ये के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 15:10:6। ये आपका राइट आंसर आ गया। 15:10:6 क्या आ गया, आपका सही जवाब हो गया। ये तो मेरे भाई हो गया बेसिक मेथड, जिनको कुछ नहीं पता था वो इस मेथड का प्रयोग करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ आप स्मार्ट तरीके का प्रयोग करोगे तो इतनी महाभारत रचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आपको सबसे पहले ए का मान निकालना है, ए का मान, जिसका मान निकालना है उसे ढक लो, जिसका मान निकालना उसे ढक लो, तो बचा क्या, 5 और 3, इसका गुणा करा दो। अगर मैं एक को ढक लूंगा तो बचा 5 3 कितना हो गया, 15, ये ए का रेशियो आ गया। अब बी का मान निकालना है तो बी को मैंने ढक लिया, इधर 5 इधर 2 तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अगर सी का मान निकालना है, सी का मान, तो इसको ढक लिया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर आ गया 15:10:6। देखो यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था, ठीक है ना। ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यू मानकर जो हम 7-8 तक पढ़ते हुए आए हैं। अगर कंपटीशन निकालना है तो हमको इन्हीं तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है ना। जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर जो भी टाइम मिलता है, 1.5 घंटे 2 घंटे, वो समझ में नहीं आते कितनी समय कट गए हैं। ओके ना मेरे भाई, तो आंसर कितना आएगा, 15:10:6। ये आपका राइट आंसर नोट करो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये 4 था, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं, इसको आप बताइए क्या आएगा। MDH वाला क्वेश्चन आ गया भाई, मैन डे और टाइम हार्श वर्क वाला आपका क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5 होगा, इसको आप लगाओ। देखिए जो अब क्वेश्चन ये 5 नंबर आया है, इस तरीके के क्वेश्चनों की बस लैंग्वेज बड़ी होती है, बाकी इन क्वेश्चनों में दम कोई नहीं होता है। मैंने आपको कई बार बताया, ऐसे क्वेश्चनों का सीधा अप्रोच क्या होता है, गोल्डन फार्मूला हमें याद रखना है, M1 × D1 × T1 और बटाई क्या होता है भाई, W1 बराबर के M2 × के D2 और × के T2 और बटे क्या होता है, W2 होता है।
M1 का मतलब पहले कितने आदमी थे, D1 का मतलब पहले कितने दिन तक काम करते थे, T1 का मतलब कितने घंटे काम करते थे, W1 का मतलब कितना काम हुआ। और यहाँ पर सब दूसरा दूसरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। पहले कितने आदमी थे, तो पहले 32 आदमी थे, तो हमने लिख लिया 32, M1 की वैल्यू 32 हो गई। D1 कितना है, कितने दिन तक काम करते थे, तो 10 दिनों में पूरा कर सकते थे 10, और कितने घंटे काम करते थे, तो 6 घंटे काम करते थे। तो एक कोई काम रहा होगा, एक कोई काम रहा होगा। M2 दोबारा से कितने आदमी हो गए भाई, तो दोबारा से आदमी तो आपको पता नहीं, हमने मान लिया भाई कोई एक M2 आदमी रहे होंगे। और कितने दिन तक ये काम करते हैं, तो मेरे भाई ये 12 दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक काम करते हैं। और कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। तो काम पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, ये बात कह रहा है। तो देखो भाई 10 से हमने इस 10 को काट दिया, है ना, 6 से काट दिया 2 बार में, 6 दूनी 12, 2 से काट दिया 16 बार में। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 16 आदमी आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 16 मैन विल बी द करेक्ट आंसर। 16 आदमी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने आदमियों को आवश्यकता होगी, तो 16 आदमियों की आवश्यकता होती। या फिर आप डायरेक्ट ही बता सकते थे, यहाँ पर टाइम भी बढ़ गया है ना 4 घंटे, यहाँ पर आदमी भी बढ़ गए हैं 2, तो जाहिर सी बात है आधे दिन में काम हो जाएगा। बोलो इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। तो कितना आंसर आएगा, 16 आदमी। नोट करो, नेक्स्ट पहुँचते क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। और इसको बताना है, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट क्या कह लें, तो ये 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है। लेकिन उनके लिए जिनको तरीका पता है, ठीक है ना, जिनको तरीका पता है ऐसे क्वेश्चनों का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई दिया है। 237 मल्टीप्लाई में आपको दिया गया 142 और मल्टीप्लाई में दिया गया 439, उसके बाद 268, उसके बाद दिया गया 341। इसके मल्टीपल में आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। देखो जब भी भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इकाई अंक बताना रहेगा, इकाई अंक, तो कितना भी बड़ा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपको केवल इकाई अंक से मतलब रखना। मतलब यहाँ 23 से कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ 14 से कोई मतलब नहीं, 43 से कोई मतलब नहीं, 26 से कोई मतलब नहीं, 41 से कोई, 34 से कोई मतलब नहीं। तो आपको मतलब किसे, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ 14 आ गया ना। अब 14 में भी इकाई दहाई है, तो इस एक से कोई मतलब नहीं, इकाई से मतलब। 4 नवैया कितना हो गया भाई, 36 हो गया। 36 में इस 3 से कोई मतलब नहीं। 8 छंग कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में इस 4 से कोई मतलब नहीं। 8 एक कम 8 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो इस पूरे का गुणा कर लेना कैलकुलेटर से लेकर, आपका आंसर कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इट विल बी द राइट आंसर। नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है, उसको भी आप जल्दी से समझ लीजिए। नंबर ऑफ जीरोस बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ जीरोस बताना है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा इसको अच्छे से समझिए, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 कहाँ तक है, 500 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और अप टू कहाँ तक है भाई, ये 500 तक है। इसके मल्टीपल में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है, आपको शून्यों की संख्या बताना है। क्या बताना है भाई, शून्यों की संख्या बताना है। और आपको मैंने बता रखा है कि शून्यों की संख्या के ऊपर मैंने आपको टोटल 3 वीडियो दी थी, अभी चैनल पे पड़ी हैं, आप देख भी सकते हो। शून्य कब बनते हैं, शून्य कब बनते हैं, तो देखो जब संख्या में 5 और 2 का कोई प्रोडक्ट होता है तब एक शून्य बनता है। इस बात को याद रखना, 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य बनते हैं। 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य बनते हैं, वो भी राइट हैंड साइड से। दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, लेफ्ट तरफ से ज्ञात करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, दाहिनी तरफ से। देखो
यहाँ पर लास्ट अंक कितना है 500। जब भी कभी ये सभी आपको क्या दिख रहा होगा, कंसेक्यूटिव नंबर ना, ये सभी आपके क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो जब भी कभी क्रमागत संख्याएं होंगी तो लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला, ये लास्ट में कितना है 500, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। लास्ट वाले को 5 से डिवाइड करोगे तो 100 बार में चला जाएगा। अब फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 20 बार में चला जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके 20 बार में चला जाएगा। अब देखो, अब ये तो जाएगा नहीं मेरे भाई, अब ये तो जाएगा नहीं, निश्चित तौर पे नहीं जाएगा भाई, है ना। तो अगर ये नहीं जाएगा तो बात खत्म। 500 को छोड़ो, पहले को छोड़ो, इन सबको ऐड करो। तो इन सबको ऐड करोगे 120 आपके राइट आंसर आएगा। 124 जीरो होंगे इसके प्रोडक्ट में। अगर इसका आप गुणा कराओगे तो 124 जीरो आएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर आपने 5 से ही क्यों भाग किया, 2 से भाग क्यों नहीं किया। क्योंकि मेरे भाई, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 2 क्या होता है, ज़्यादा बार आता है। 2 ज़्यादा बार आता है, इस बात को याद रखना। और ज़्यादा बार से मतलब नहीं है, हमें तो जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, उतने बार हम यहाँ पर देखेंगे। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो कि 2 कितनी बार आएगा, तो इसी को आप 2 से भाग कर लीजिए। कितनी बार आएगा, 250 बार में जाएगा। 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 125 बार में, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 बार इसमें आ जाएगा। 2 से करोगे 2 3 6, 2 1 कम तो 31 बार आ जाएगा। 2 से करोगे 15 बार आ जाएगा। 2 से करोगे 7 बार आ जाएगा। 2 से करोगे 3 बार आ जाएगा। और 2 से करोगे 1 बार आ जाएगा। तो आप खुद ही देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा, लेकिन इतनी बार 2 आ रहा है, 5 तो इतनी ही बार आ रहा है। तो कहने का मतलब 124 ही तो जोड़े बन पाएंगे 5 और 2 के, और जितने जोड़े बन पाएंगे उतने जीरो बनेंगे। 120 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको नोट कीजिए, भी प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। अरे बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आंसर आएगा, 124 आएगा। चलिए देखिए, जिसको नंबर ऑफ जीरो और यूनिट डिजिट ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको टेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने इन सबको चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, ठीक है ना भाई। नंबर सिस्टम को मैंने पूरा विधिवत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, बेसिक तरीके से बिल्कुल बताया है जीरो से, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 कह रही है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर के 13, और आपको दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 69। तो आपसे मेरे भाई पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू आपसे पूछा है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू पूछा है ना। तो देखो, इसका फार्मूला तो सभी को याद होगा, डीएलएड में ही याद की होगी। फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा। सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 2bc प्लस में 2ca, यही ना होता है इसका फार्मूला। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों में आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी बचेगा ना। अब आप रखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 13, तो यहाँ हो जाएगा भाई 13 का स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 69, तो 69 प्लस में ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस का 69 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए बी और प्लस में बी सी प्लस में सी ए हो जाएगा। अब आपको पता इधर 100 बचेगा, 2 गुणे में इधर ले आएंगे बटे में, तो 50, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। 50 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है ना। 50 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 50 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है जरा समझिए। प्रश्न संख्या 9 ये क्या कह रहा है, जरा इसको भी आप समझना। प्रश्न संख्या 9 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि यदि यदि a माइनस के 1/a इज इक्वल टू 3 हो, देन आपसे पूछा है कि a की पावर 4 माइनस है प्लस है प्लस a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। a की पावर 4 प्लस a की पावर a बटे 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो, आप यहाँ से चीज़ों को समझिए। अगर यहाँ पर ये दिया और वर्ग पूछे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे a-1 अपन a का होल स्क्वायर, आपको एक फार्मूला मैंने बता रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। यही ना होता है मेरे भाई, बोलो बोलो, यही ना होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर a-1/a है, तो यहाँ पर आप 3 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपसे वैल्यू पूछा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पूछे हैं। देखो यहाँ पर हम करते क्या है बेसिकली, अगर स्क्वायर दिया है तो ये आपका जो 2 है ना, 2 ये माइनस में है, ये इधर लाकर हम प्लस में कर देते हैं। बस जो हमको यहाँ पर दिया है इसका स्क्वायर करके +2 करेंगे, इसका स्क्वायर करके +2 करेंगे तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता चलेगा। लेकिन अगर उसकी पावर 4 पूछे हैं तो हम इसकी पावर 4 कर लेंगे। अब इसकी बात को ज़रा समझने वाली बात है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये जो लिखा है a की पावर 4, हम इसको a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2 का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, बोलो। हम इसको ए भी तो कह सकते हैं भाई, है भाई, कह सकते हैं ना। a की पावर 4, यहाँ पर a की पावर 4, a की पावर 4 का मतलब एक ही रहेगा, a की पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम ये कर देंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, अंदर वाले का मान, इसका स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस में 2, क्योंकि ये माइनस की 2 इधर आएगा प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में 2, यानी ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस में 2, यानी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये इसका मान आया है 11, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसका मान आया 11। लेकिन हमको पावर 4 करना मतलब ये है ना, तो इधर भी आप स्क्वायर करोगे और प्लस में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, बस। तो अब आपको पता है इधर आ जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 11, गिराइए हम कितना होता है 121 प्लस में 2, यानी कितना आ जाएगा 1 2 3, आपका राइट आंसर आएगा। 1 2 3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। 123 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो जब माइनस में रहेगा और पावर 2 करना रहेगा तब आपको प्लस करना है वर्ग करके, और जब भी कभी प्लस में रहेगा तब आपको माइनस करना है वर्ग करके, बस इतनी सारी बातें आपको समझनी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, इसका आप जवाब दीजिए। एक सर्किल है जिसका परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया पूछे हैं, ठीक है ना। देखो वृत्त की परिधि आपको दी गई है, वृत्त की क्या दी गई मेरी भाई, परिधि दी गई है, कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हम तब निकाल सकते हैं जब हमको रेडियस पता होगी, एक्चुअल में त्रिज्या क्या होगी वो पता होगी। तो देखो परिधि क्या होती है आपको पता है, 2πr की वैल्यू दी गई कितनी, 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से इतना सीख पा रहे होगे कि दोनों में r कॉमन है, यानी रेडियस तो हमको हर हाल में पता होनी ही चाहिए। तो हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, यानी 2 × πr का मान कितना होता है, 22/7 ही ना होता है, 22/7 इंटू के r इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है 22 दूना 44, एकम 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू r का स्क्वायर 49, 7 से कट गया 7 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका त्रिभुज से है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन आपको कराया भी था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 11 नंबर। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, आपको हाइट बताना है। देखो समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया है ना, ये इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है, तो वो दी गई मेरे भाई 2√3, यानी 2√3 यह भी है, 2√3 यह भी है, 2√3 यह भी है। आपसे पूछा है ये क्या हो जाएगा, हाइट आपसे पूछा है, हाइट क्या होगा। देखो अगर समबाहु त्रिभुज के मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, भुजा। लेकिन अगर यहीं पर मैं हाइट का फार्मूला निकालूं तो होता है √3/2 इंटू के ए। ये आपका क्या होता है, ये आपका मेरे भाई हो जाता है हाइट। अब नॉर्मल सी बात है, आपको हाइट बताना है तो √3/2 आपका एज इट इज़ रहेगा और इंटू में आपको पता है कि ए कितना, प्रत्येक साइड कितनी है 2√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के √3। 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये दोनों फार्मूले आप नोट कर सकते हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट कर लीजिए। जब 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप इस फार्मूले पर कर लोगे तो आपको रट जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना आ गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर एरिया होता है, √3/2 इंटू ए आपका क्या होता है, हाइट होता है। क्लियर सी बात हो गई ना। आइए मेरे भाई नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं, इसको बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या आएगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या नंबर 12, प्रश्न संख्या नंबर 12 कह रहा है एक दरवाजे का एमआरपी बोले तो क्या होता है, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, एक दरवाजे का मार्क प्राइस आपको दिया गया है 1400 रुपये, यानी जो दरवाजे का एमआरपी है वो कितना है, 1400 रुपये है, 1400 रुपये है। ठीक है ना मेरे भाई, ओके। डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज कितना है, तो 28%, 28% के डिस्काउंट देने के बाद जो दुकानदार बेचता है दरवाजे को, वो कितने का बेचता है, वो बेचता है 700 रुपये, सॉरी बेचता है। तो सीपी भी दिया गया कि दरवाजे का कॉस्ट प्राइस 700 रुपये है, 700 रुपये है। आपसे पूछा है कि लाभ रुपए में बताओ, लाभ कितने रुपए का हुआ है वो आपको बताना है, लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो देखो इस एमआरपी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, इसी को हम बोलते हैं। जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लाते हो उस पे एक मूल्य निश्चित होता है, उसी को हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ये व्यवसाय करने का एक गोल्डन तरीका होता है। आपको पता होगा, आप किसी मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाते होगे तो आपको लिखा मिला होगा कि 2 के साथ 1 फ्री, यानी 2 लीजिए और 1 उसके साथ फ्री ले लीजिए। तो वो अपने घर से थोड़ी नहीं देते हैं, ऐसा करेंगे तो उनका तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ना, लॉस हो जाएगा। तो वो करते क्या, वो उन्हीं 2 टी शर्ट है हो गई, 2 प्रोडक्ट कोई भी हो गए, उनको थोड़ा सा हाई रेट पे अंकित करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, फिर भी उन्हें प्रॉफिट होता है। दिस इज कंसेप्ट होता है किसका, व्यवसाय करने का एक कंसेप्ट होता है। तो देखो जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस पर जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है वही ना आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब एक बात देखो, मार्क प्राइस कितना था 1400, तो 1400 हो गया,
तो डिस्काउंट कितने पर दिया गया, 28% का। अगर 28% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितना, 28 2 30 72% पे ना बेचा। 1400 का 72% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खतरनाक तरीके से कट गए। 14 दूना 28 के 8, 2 आ गया। 14 सत्ते कितना होता है भाई, 7 चौके 28, 7 एकम 7 2 9, 14 सत्ते कितना होता है 98। ठीक है, 14 सत्ते 98। 98 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 14 दूना 28 के 8 हासिल आ गया, 2 14 सत्ते 98। 98 हो गया ना, 98 2 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, सॉरी 1008 हो जाएगा, है ना। 1008 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 दूना 28 के 8 हासिल आ गया 2, 14 सत्ते कितना होता है 7 चौके 28 के 8 कैरी आ गया 2, 7 एकम 7 दोनों 98, 98 में 2 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 1008 हो गया, 1008 हो गया। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा कितने का प्रॉफिट होगा। अगर आपने वस्तु को 700 में खरीदा है, 1008 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट मेरे भाई कितने का होगा। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 1008 और माइनस के क्या हो जाएगा 700, तो 7 3 10, 308 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। 308 रुपये का क्या हो रहा, फायदा हो रहा। देख लो दुकानदार को 1400 रुपये अंकित किया था, 28% की छूट दे दिया, फिर भी उसके 308 रुपये का लाभ हो गया। ये होता है भाई व्यवसाय करने का तरीका। ठीक है ना भाई, बोलो इतनी बात के लिए कितना आएगा, 308 आपका राइट आंसर आएगा। आइए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं, वो क्या कह रहा उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मेंसुरेशन से है। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपका दिया क्या गया है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त कैसे बनता है, ये बन गया अर्धवृत्त, है ना, यही तो अर्धवृत्त। ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसकी रेडियस, यही ना। तो आपसे पूछा क्या गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का इसका क्षेत्रफल दिया गया, अर्धवृत्त का कितना दिया गया 308, और आपसे पूछा क्या गया है त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई वृत्त के क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर लूँ तो अभी मैंने बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वहीं पर हम अर्धवृत्त कर देंगे यानी वृत्त को आधा कर देंगे तो आपको पता है क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा मेरे भाई। तो क्षेत्रफल भी आधा हो गया। अब आपको पता है कि ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये किसके बराबर होगा, 308 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब 2 आपका बटे में है, इधर जाएगा गुणे में, तो इधर आपका बच जाएगा 22/7 इंटू के आर स्क्वायर बराबर के 8 दूनी 16, 2 जीरो 0 1 2 3 6, 616 हो गया, 616 हो गया ना। अब 11 से काट सकते हैं, 11 पच्चे 55, 55 6 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 6 बचा, 11 छक्के 66 हो गया। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा 2 8 16 हो गया। ठीक है ना भाई, ये आर आपका किस में है, ये 7 आपका किस में है, बोलो ये 7 आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 28 इंटू के 7, है ना। तो मैं पूछूं आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल आ गया 5, 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो गया 19, 196। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 196, किसका स्क्वायर होता है भाई 16 का, 14 का होता है ना, 14 का तो ही होता है। अगर मैं निकाल कर देख लेता हूँ 14 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6, एक आ गया 4 एकम 4 दूनी 8 एक 9 आ गया 196। ये किसका होता है 14 का, यानी आर की इस वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी आपका राइट आंसर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम चाहे जो हो मेरे भाई, एक बात दिमाग में याद रखना, अगर एग्ज़ाम आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपने अपना 100% दिया तो गारंटी से कह सकते हैं कि आपका पेपर निकल जाएगा।
ठीक है ना। चाहे पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे तो भैया कंसेप्ट क्लियर है, हमने अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक ही काम कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।